Good evening, all of you. Welcome to the gravity classes. I am Sameer, faculty of physics. आज आप लोगों का जो ये 3 दिन की जो डेमो क्लास है उसका पहला दिन है और आज हम लोग फ़िज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और फिज़िक्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर से जो कि है आपका मैग्नेटिज़्म। ठीक है, जो बच्चे एर्थ टू 9th गोइंग हैं वो लोग एर्थ में भी इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ कर आए होंगे और जो 9th गोइंग 10th हैं उन्होंने तो ठीक ठाक पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं इसमें जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी अभी और या इस तरीके से नहीं पढ़ी होंगी और बिल्कुल बेसिक्स से हम चीज़ों को उठाकर लेकर चलेंगे और कुछ वो चीज़ें भी देखेंगे जो अभी आपने 9th या 8th जो कुछ भी किया है उसमें वो चीज़ें भी आपको नहीं पढ़ाई गई होंगी, लेकिन हम यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में क्या है कि आप देखिए कि जैसे हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम पास लाते हैं, कुछ नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल बिहेव कर रही हैं ये दोनों चीज़ें, लेकिन अभी इन दोनों चीज़ों की जगह अगर हम ये 2 मैग्नेट साथ में ले आएँ, ठीक है, तो वो एक डिस्टेंस से ही एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाने लगते हैं, यानी एक दूसरे को या तो रिपेल करने लगते हैं या अट्रैक्ट करने लगते हैं। और यही चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ताज्जुब में डालती थी, एक वंडर्स थी लोगों के लिए। इसीलिए मैग्नेटिज़्म को लोग मैजिक ही बोलते थे पहले कि ये तो बिल्कुल मैजिक हो गया कि 2 चीज़ों को हम पास लाए और उनको हमने किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट उनके बीच में नहीं हुआ और फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया या एक दूसरे को रिपेल कर दिया। तो ये मैजिक क्या है, कैसे हो गया, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स कैसे लग रहा है, इन दोनों चीज़ों के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन दोनों को पास आने पर मजबूर कर रही है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि भाई वो भी कुछ सर्टेन मटेरियल्स में ही ऐसी प्रॉपर्टी क्यों पाई जा रही है। भाई ये 2 चीज़ें भी हमारे सामने हैं, भाई इनको पास लाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है, या कोई वुडन चीज़ आप पास लाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है, ये आप सब लोगों ने स्टोरी सुनी हुई है कि एक मैग्नेटिक रॉक के बारे में, कि एक शेफर्ड था और वो कई स्टोरियों में ये भी लिखा हुआ है कि उसके बूट जो है में जो आयरन नेल लगी हुई थी वो वहाँ पे स्टिक हो गई उस रॉक पे, या कई जगह पे वो जो स्टिक होती थी उसके पास, उस स्टिक में कुछ आयरन का आगे कैप जैसा लगा हुआ था, तो वो कैप उसने जब वो स्टिक को वहाँ पे मारा तो वो चिपक गया वहाँ पे। तो इस तरह से जो मैग्नेट था, यानी जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट था, उसकी डिस्कवरी हुई। तो उसका पूरा जो ओर है उसका मैग्नेटाइट नाम भी पड़ गया। ठीक है, और उसी रीजन के नाम पे। तो ये स्टोरी सबने सुन रखी है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नेट है, जैसे कि भी हमने अभी आपको बताया कि एक सर्टेन डिस्टेंस से चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है या अट्रैक्ट कर लेता है, रिपेल करने की जो पावर है उसके अंदर, वो कहाँ से आती है कि मैग्नेट एक तो सर्टेन डिस्टेंस से फोर्स लगाता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और हर एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाता है, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर ये फोर्स लगाता है। तो ये आखिर कैसा कर पा रहा है, यानी 2 तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं इसमें, ये तो अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्शन। ठीक है, हम सब जानते हैं, जितना हम पढ़ चुके हैं कि एक मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, और जो लाइक पोल्स होते हैं यानी नॉर्थ और नॉर्थ को पास में लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ को यानी अनलाइक पोल्स को आप पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैग्नेट की हम सब जानते हैं कि अगर उस मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दें, एक धागे से बांध कर ऐसे लटकाइए, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, यानी वो घूमता हुआ कहाँ रुकेगा, आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अगर आप इसको इस तरह लटकाते हैं तो वो आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ जो होगा अर्थ का, यानी नॉर्थ डायरेक्शन है, उधर वो जो उसका मैग्नेटिक नॉर्थ है, आपका जो मैग्नेट है उसका, वो अपना उस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। ठीक है, आज ये क्यों करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि इसके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहाँ से, आखिर वो एक दूसरे मैग्नेट पे अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा पा रहा है तो कैसे लगा पा रहा है। अब देखिए, उसके लिए आप ये एनिमेशन देखिए। हम जानते हैं कि हर एक चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी है, छोटे छोटे। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी है, और एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस की चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की मोशन करते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ है हमारी, वो दो तरह की मोशन करती है, एक तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और एक सूरज के चारों तरफ वो घूमती है जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी दो तरह की मोशन करता है, एक तो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और जिसको रोटेशन बोलते हैं, और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है जिसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, न्यूक्लियस भी रोटेट करता रहता है, स्पिनिंग करता रहता है, जिसको स्पिन बोलते हैं, यानी घूमता रहता है। इन लोगों की ये दोनों लोग जो इस तरह की मोशन करते हैं उसकी वजह से एटम के अंदर एक मोमेंट जनरेट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, जिसको कहेंगे ये, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अब इस कोई भी मटेरियल जो एटम से मिलकर बना है उसके अंदर इस तरह से बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे, क्योंकि हर एक एटम का अपना एक मोमेंट होगा जो कि उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की रोटेशन या स्पिनिंग की वजह से डेवलप हुआ है। अब सबके अंदर ये मोमेंट्स पाए जाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट है या नहीं है, वो इस चीज से डिसाइड होगा कि ये जो मोमेंट्स हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, ये छोटे छोटे एटम्स बने हैं और हर एक एटम का अपना एक मोमेंट है, तो वो मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। अगर तो वो मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से रैंडम है, जैसे आपके सामने हमने ये दिखाया, देखिए किसी कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सबकी अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो अगर वो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर अपने आप को अलाइन कर रखा है उन्होंने अपने अंदर के मोमेंट्स को, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नेचुरली वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर यही जो मोमेंट है जो अलग अलग डायरेक्शन में है, इसको हम किसी तरह से समहाउ या ओरिजिनली भी, मतलब अपने आप भी, अगर ये अपने आप को एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन कर ले, जैसे अभी हम फिर से देखते हैं, अभी आपने पीछे देखा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता रहता है, न्यूक्लियस भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करता रहता है, ठीक है। इस स्पिनिंग मोशन की वजह से इनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस हुआ है, यही मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। तो अभी हम ये वाला प्रोसेस भी देखेंगे कि आखिर ये क्यों, इनके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैसे इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट इनके अंदर इंड्यूस हो गया है एटॉमिक लेवल पे, तो एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, हर एक एटम का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब वो जो एलिमेंट है जिसके अंदर ये सारे एटम्स हैं, वो एलिमेंट मैग्नेट बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनका जो अंदर के जो एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में है। क्या सबका एक डायरेक्शन में, ये देखिए, अगर सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा तो वो नेचुरली वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ये कर रहा है, जैसे आपका बार मैग्नेट है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट देखिए आप अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली जो है वो अरेंज हो गया अंदर, तो फिर वो क्या करेंगे, ये जो एटम के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट चला गया, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर दे रहे हैं। यानी किसी का इधर जा रहा है और किसी का उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं, ये सारे एटम्स रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होने की वजह से एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट के असर को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वो एज अ होल जो एलिमेंट है वो एज अ होल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, ठीक है। अगर इसको मैग्नेट बनाना है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नली कोई ऐसा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो अलग अलग डायरेक्शन में हैं अभी, वो सब अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लें, ठीक है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए वही सारी चीज आपको यहां पे दिखाई गई है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब स्पिन कर रहा होता है तो, और जो ऑर्बिट भी कर रहा होता है, यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों तरह की मोशन को परफॉर्म कर रहा है, और बीच में जो न्यूक्लियस है वो भी स्पिनिंग मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। वो मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से हर एक एटम एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। ये देखिए, ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर ये देखिए जो छोटे छोटे एटम हैं, वो हर एक एटम एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब ये सारे एटम्स इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में हैं, रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से ये एलिमेंट एज अ होल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करके इन सब को किसी तरह से एक डायरेक्शन में अलाइन कर ले, तो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को सपोर्ट करते हुए कलेक्टिवली उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तो वो एज अ होल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। आप देखिए यहां पे एक फोर्स अप्लाई किया हमने और इसके सारे नॉर्थ पोल एक डायरेक्शन में हो गए, सारे साउथ पोल एक डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नॉर्थ साउथ का एक बार मैग्नेट टाइप का बन जाएगा आपका, ठीक है।
ये देखिए। अब अच्छा, मैग्नेट हम बना कैसे सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को? मैग्नेट बनाने का एक आसान सा तरीका, सिंगल टच मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ये है कि अगर आप कोई स्टील की बार ले लीजिए, ठीक है, और एक पहले से बना हुआ मैग्नेट ले लीजिए जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट हो या बनाया गया हो। तो हमने एक मैग्नेट ले लिया जिसका नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने क्या बताया था, ये जो स्टील है ये बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है और हर एक एटम अपने आप में इंडिविजुअल मैग्नेट है, लेकिन बस वो सारे मैग्नेट इधर उधर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब ये नॉर्थ पोल को हम इधर से रब करेंगे तो इसके अंदर जो छोटे छोटे नॉर्थ साउथ पोल है ना, उसका साउथ पोल इस डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप इसको रब करके इधर ले जा रहे हैं तो सारे साउथ इधर की तरफ भाग जाएंगे, ठीक है। एक बार आपने रब किया, दोबारा आप फिर इसको उठाकर इधर से लाए, ठीक है, फिर आपने यहां से रब करना शुरू किया, तो फिर इस स्टील रॉड के अंदर जो छोटे छोटे नॉर्थ साउथ है उसका साउथ इधर भागेगा, ठीक है। ये प्रोसेस आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते चलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब आप ज्यादा टाइम्स रिपीट करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर एक एंड इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरा एंड इसका साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा, इसको ध्यान से देखिए कि हम यहां से नॉर्थ को रब करते हुए इधर ले जा रहे हैं, नॉर्थ को रब कर रहे हैं तो इसके अंदर के साउथ इधर की तरफ भागेंगे सारे फाइनली। तो ये वाला इसका साउथ पोल बन जाएगा और ये वाला कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंगल टच मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेट को, किसी भी नॉन मैग्नेटिक चीज को, यानी जिसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में अलाइंड नहीं है, जो छोटे छोटे जो मैग्नेट्स हैं, बार मैग्नेट्स टाइप के, जिनका अपना नॉर्थ और अपना साउथ पोल है, वो एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। वो एक्सटर्नल फोर्स कैसे हो सकता है, एक हम परमानेंट मैग्नेट ले लेते हैं, पहले से बना हुआ मैग्नेट ले लें और इसके ऊपर बार बार रब करें, तो वो क्या करेगा, अंदर के जो इधर उधर डायरेक्शन में जो मैग्नेट्स अपने आप को अलाइन कर रखा है उन सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, उनके ऊपर फोर्स लगाकर। कैसे, जैसे ये कर रहा था अभी कि वो नॉर्थ पोल इसके ऊपर रब हो रहा था तो नीचे के सारे साउथ इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और ये चीज आपने कई बार की तो धीरे धीरे सारे साउथ इधर शिफ्ट हो जाएंगे और सारे नॉर्थ इधर की तरफ आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये एक साउथ इधर जो है वो बन जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा साउथ पोल, और इधर नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है ये सारी बात? आगे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सिंगल टच मेथड है। तो यह पहले इनिशियली जो एलिमेंट था जिसको हम मैग्नेटाइज कर रहे थे, वो उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट था, यानी हर एक इंडिविजुअल एटम अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली ओरिएंटेड था। फिर हमने क्या किया, उसको जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यानी एक एक्सटर्नली बार मैग्नेट से रब किया, तो बार मैग्नेट ने क्या किया, सारे साउथ और नॉर्थ को एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, तो वो आपका क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया, ठीक है। अच्छा, ये तो मैग्नेट बनने का तरीका होगा कि मैग्नेट किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है, वो हमने समझा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट कितनी तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, ठीक है। आपका बार मैग्नेट है और हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है, रिंग मैग्नेट होता है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, कई तरह के मैग्नेट्स पाए जाते हैं। जैसा जैसा उनका यूज होता है उस तरह से हमने मैग्नेट्स को डिजाइन कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट कौन सा है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरली अकरिंग मैग्नेट की, तो वो कौन है, वो लोडस्टोन है, ठीक है। आप सबने पढ़ रखा होगा, सबसे पहले जो मैग्नेट डिस्कवर हुआ, तो लोडस्टोन जो है वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। ये बाकी सारे मैग्नेट जो नीचे आपको दिखाए जा रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल या मैन मेड है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में डिफरेंस होता क्या है आखिर? परमानेंट मैग्नेट ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर एक बार मैग्नेटिज्म आ गया तो वो मैग्नेटिज्म आसानी से जाएगा नहीं, यानी बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए हुए आप उस मैग्नेटिज्म को उस सब्सटेंस के अंदर से निकाल नहीं सकते, ठीक है, अलग नहीं कर सकते, वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगा। टेम्परेरी मैग्नेट क्या करेगा, टेम्परेरी मैग्नेट का मामला बिल्कुल अपोजिट होता है परमानेंट मैग्नेट के। परमानेंट मैग्नेट क्या थे, जिनके अंदर मैग्नेटिज्म परमानेंट हो जाए, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट में मैग्नेटिज्म टेम्परेरी होगा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे एक डिस्टेंस से फोर्स कैसे लगा पाता है। अभी तक हमने देखा कि मैग्नेट बनता कैसे, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती कैसे हैं, ठीक है, वो हमने स्पिनिंग मोमेंट देखा कैसे अंदर चलता है उसके एटॉमिक लेवल पे। लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे एक सर्टेन डिस्टेंस से फोर्स कैसे लगा पाता है, भाई कांटेक्ट में आके इसको दबा दें यहां से तो समझ में आता है, लेकिन इतना दूर होते हुए एक दूसरे पे ये कैसे फोर्स लगा पाते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक मैग्नेट है,
इस मैग्नेट पे अगर हम आयरन नेल्स को का एक जो है वो फाइलिंग्स ले लें, आयरन की फाइलिंग्स ले लें, छोटा छोटा महीन महीन पार्टिकल्स आयरन के ले लें और इसके ऊपर अगर हम स्प्रिंकल कर दें उन सबको, तो उनको अगर हम इसके ऊपर छिड़क देते हैं तो वो एक खास पर्टिकुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। देखिए एक खास पैटर्न बन गया है उनका और एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि अगर हम किसी बार मैग्नेट पे कुछ आयरन का बुरादा या आयरन की जो फाइलिंग्स है उनको स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें, तो वो आयरन ऐसा ही नहीं रैंडमली अपने किधर भी जो है वो जाके अरेंज हो जाएंगी, नहीं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बना लेती हैं उस मैग्नेट के चारों तरफ और एक सर्टेन डिस्टेंस तक बनाती हैं। ऐसा नहीं है जितनी भी दूर तक फैलेंगी वो पैटर्न बन जाएगा, नहीं नहीं। ये चीज हमें क्या दिखा रही है, देखिए यहां पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने इसके अंदर आयरन फाइलिंग्स डाली हुई हैं, ये ग्लास का बना हुआ है और यहां पे एक होल है, इस होल में हम एक छोटा सा बार मैग्नेट डालेंगे तो इसके अंदर की जो आयरन फाइलिंग्स हैं जो रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन में अभी फैली हुई हैं, देखना अभी वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेंगी, ठीक है। ये हमने मैग्नेट को डाला, बार मैग्नेट को, अब देखिए धीरे धीरे एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। जो आयरन फाइलिंग्स अभी तक इस बार मैग्नेट को डालने से पहले अपने आप को रैंडमली अरेंज किए हुए थी, अब वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। ये देखिए जहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे जो बार मैग्नेट के जो दो पोल हैं उन पोल्स पर इनकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है और उसके बाहर दूर दूर है, ठीक है, काफी ज्यादा लेस डेंस है उसके अलावा। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, ये हमें ये दिखा रहा है कि एक जो मैग्नेट है वो मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट पे या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे जब फोर्स लगाता है तो वो फोर्स का जो स्ट्रेंथ होती है वो कहां कहां कैसे कैसे वेरी करती है, यानी किस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा रहेगा, किस पॉइंट पे फोर्स कम रहेगा। क्योंकि ये जो आयरन नेल्स हैं उन्होंने अपने आप को जहां जहां ज्यादा डेंसली पॉपुलेट किया है, जहां ज्यादा डेंस है ये, वहां पे क्या हो रहा है कि फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। और जहां पे इनका जो आपको पॉपुलेशन है यानी आयरन नेल्स जहां पे कम नजर आ रही हैं आपको, इसका मतलब वहां पे फोर्स की स्ट्रेंथ कम है जो मैग्नेट लगा रहा है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि पोल्स पे जो फोर्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और जैसे जैसे आप पोल से दूर हटते हैं तो फिर मैग्नेट से दूर आप हटते चले जाइए या पोल से दूर हटते चले जाइए तो क्या दिख रहा है आपको कि वहां पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी कम होती चली जाती है, ठीक है। दे आर लेस क्राउडेड as we move far away from the poles। तो ये एक चीज हमने देखी। अच्छा ये क्या दिखा रहा है हमें कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें ये बता रहा है कि एक मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, यानी एक फील्ड होती है जो उस फील्ड में जब भी कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल आता है या दूसरा मैग्नेट आता है तो वो मैग्नेट उस दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई कर देता है। यानी ऐसा नहीं है कि कितनी भी दूर से कोई पार्टिकल को खींच लेगा, ये इसका भी अपना एक दायरा होता है, एक लिमिटेशंस होती है, यानी एक इनविजिबल फील्ड होती है इसकी। अच्छा इस फील्ड के बारे में हमें बताया किसने या हमें कैसे पता चला? देखिए सबसे पहले जब हम लोग फिजिक्स में किसी भी बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो न्यूटन है, ठीक है, हम सब जानते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने हमें क्या बताया था? न्यूटन का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था कि दो चीजें एक दूसरे पर अगर फोर्स लगा रही हैं तो जैसे उसमें जो हमारा आसपास का जो स्पेस होता है और जो टाइम है, इन दोनों का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है किसी भी तरह का। जैसे सन है, ठीक है, और अर्थ पे वो फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बगैर किसी डिले के लगाता है, उसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है और ना ही बीच में जो स्पेस है उसका कोई लेना देना है, यानी इंस्टेंटली फोर्स लगाता है वो। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम 2 मिनट के लिए कि बोलें कि सन अगर गायब हो जाए, सपोज करो यहां से, तो सन अगर गायब हो जाता है तो सन से अर्थ पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी गायब हो जाएगा। तो क्या अर्थ को कैसे पता चलेगा कि सन गायब हो गया है? क्या अर्थ को तुरंत पता चल जाएगा? न्यूटन के अकॉर्डिंग तुरंत पता चल जाएगा। न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया है, न्यूटन की जो मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ही अर्थ वहां से सन वहां से गायब होगा, अर्थ को पता चल जाएगा और चलो कहीं और चलते हैं, अब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो गया है जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर सन के चारों तरफ घूमना पड़ रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या फौरन पता चल जाएगा? आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि सन से जो रेज आती हैं हमारे तक, क्या वो फौरन आ जाती हैं? भाई अगर फौरन पता चल जाएगा तो सन से जो रेज आती हैं वो विदाउट डिले आनी चाहिए। सन की रेज को अर्थ पर विदाउट डिले आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि सन की जो रेज आती है उनको 8 मिनट लगता है मिनिमम आने में। इसका मतलब यह है कि सन अगर गायब हो गया तो अर्थ को 8 मिनट तक कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। यानी यहां पे आके न्यूटन साहब फेल हो जाते हैं ये चीज को एक्सप्लेन करने में। इसको अब ये चीज सबसे पहले एक्सप्लेन किसने की? देखो माइकल फैराडे का नाम आपने सुना होगा कि माइकल फैराडे जो थे
वो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, न्यूटन की तरह उनको बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन समझ में नहीं आती थी, ठीक है। वो क्या बिलीव करते थे कि एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करते थे, यानी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली देखना, एक्सपेरिमेंटली उनको जो है वो जज करना, इसमें वो बिलीव करते थे। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, माइकल फैराडे ने जो है वो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। माइकल फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि माइकल फैराडे ने बताया कि दो पार्टिकल अगर सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे दो पार्टिकल हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये दो पार्टिकल हैं, ये एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, m1 है m2 है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स इंस्टेंट नहीं हो सकता। ये कैसे फोर्स लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो इनके बीच में स्पेस है, ये क्या करते हैं, ये m1 पार्टिकल पहले इस स्पेस को मॉडिफाई करेगा, यानी इस स्पेस को क्या करेगा, ये मॉडिफाई करेगा। ये जो मॉडिफाइड स्पेस है, फिर ये मॉडिफाइड स्पेस जाकर इस m2 पर फोर्स लगाएगा, यानी m1 और m2 के बीच में जो एट अ डिस्टेंस फोर्स लग रहा है वो इंस्टेंट नहीं लग रहा है। m1 स्पेस का सहारा ले रहा है m2 पर फोर्स लगाने के लिए, यानी वो पहले स्पेस को मॉडिफाई करता है और वो मॉडिफाइड स्पेस जाकर फिर अगले पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया माइकल फैराडे ने, ठीक है। और इसी मॉडिफाइड स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फील्ड, ठीक है। ये वही फील्ड का कॉन्सेप्ट है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, यानी वही एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मैग्नेट के चारों तरफ जो ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है ना, ये गोल सा, यही एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, ये है आपकी फील्ड। यानी फील्ड क्या, यानी मैग्नेट अपने आसपास रखे हुए जो स्पेस को मॉडिफाई कर रहा है ना, जितनी स्पेस को, जितनी दूरी तक फैले हुए स्पेस को मॉडिफाई कर पाता है, वो मॉडिफाइड स्पेस ही उसकी फील्ड बन जाती है। और फिर वही मॉडिफाइड स्पेस उसके लिए दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है जाकर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हम जानते हैं, और इसको माइकल फैराडे ने ही इस एनालॉजी से समझाया था हमें, स्पाइडर के बारे में। जैसे मकड़ी होती है, तो मकड़ा जो होता है या मकड़ी जो होती है वो अपने चारों तरफ एक वेब बुनती है। स्पाइडर का जो वेब होता है उससे हम समझ सकते हैं, वो अपने चारों तरफ एक वेब बनाता है, एक जाल बनाता है, ठीक है। और फिर वो जाल जो है, वो जो वेब उसने बनाया है, वो वेब उसके लिए सारा काम करता है। यानी कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आके उसमें फंस गया, कोई भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कोई आके फंस गया उसके अंदर, तो मकड़ा जो है वो, या मकड़ी जो है वो उस वेब को ये ऑर्डर करेगी कि ये अगर उसके काम का है तो वो उसके पास ले आए, या उसके काम का नहीं है तो उसको दूर फेंक दे, यानी वही अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला मामला। तो यहां पे भी क्या है कि जो फील्ड बन गई है, ये मैग्नेट अब इस फील्ड को ऑर्डर करेगा कि किस मैग्नेट को रिपेल करना है और किसको अट्रैक्ट करना है, यानी किस पोल को रिपेल करना है, किस पोल को अट्रैक्ट करना है। ये सारा ऑर्डर ये मैग्नेट किसको देगा, इस फील्ड को देगा, ठीक है। ये फील्ड उसके लिए सारा काम करेगी। तो इस फील्ड को ही माइकल फैराडे ने क्या बताया था, वो मॉडिफाइड स्पेस कहा था, ठीक है। वही मॉडिफाइड स्पेस फील्ड बन जाता है। तो यही केस, यही जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में भी होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसमें भी यही चीज काम करती है, फील्ड बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है वो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ बन रही है और चार्जेस के चारों तरफ बन रही है। यहां पे मैग्नेट के चारों तरफ वही फील्ड बन रही है, क्योंकि मैग्नेट अपने आसपास रखे हुए स्पेस को मॉडिफाई कर रहा है। और यही चीज ग्रेविटेशन में भी होती है कि जो मासेस होते हैं, वो दोनों मासेस अपने आसपास की रखी हुई फील्ड को मॉडिफाई करते हैं, वो फील्ड फिर दूसरे मास पे फोर्स लगाती है, तो वहां पे वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है, और वो जो फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है। तो फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने नहीं दिया था, वो दिया था हमें किसने, माइकल फैराडे ने दिया था। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है आपका मैग्नेट के सेंस में, ठीक है। तो मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स कैसे लगा सकता है, फील्ड के थ्रू लगा सकता है। अब यहां पे देखिए, आखिर ये जो मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड्स होती हैं, उनको हम कैसे पता कर सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, दिखने में कैसी होती हैं, कहां पे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कहां पे स्ट्रेंथ कम होती है, ये सारी चीजें हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिमुलेशन है आपके सामने। ये एक मैग्नेटिक कंपास है, ये आपको एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। इस मैग्नेटिक कंपास को आप अगर इस परमानेंट मैग्नेट, जो बार मैग्नेट है आपके पास, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ अगर आप जगह जगह रखकर और ये देखें कि हर जगह ये जो बार मैग्नेट है इस मैग्नेटिक कंपास पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वहां जहां पे इसकी जो निडल है, यानी जो नॉर्थ पोल वाली जो निडल है इसमें मैग्नेटिक कंपास में, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी वही डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप ऐसे करके पूरी हर जगह पे मैग्नेट में
बार मैग्नेट के चारों तरफ आप जो है वो ये जो मैग्नेटिक कंपास है उसको रखकर बस एरो लगाते जाइए। एरो कैसे लगाना है, जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपने एक मैग्नेटिक कंपास निडल ले ली, ठीक है, ये मान लीजिए ये इस तरह से कुछ निडल है। अब इसको आपने नॉर्थ पोल दे दिया, ये साउथ पोल दे दिया। अब आप इसको जगह जगह ले जाएंगे। मान लीजिए इसको आप यहां लाते हैं, तो यहां लाएंगे तो इसका नॉर्थ पोल किधर जाएगा, ये नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, ये नॉर्थ पोल इधर आएगा और ये साउथ पोल जाएगा इसका। तो अब आप जिधर नॉर्थ पोल होगा उधर एरो बना दीजिए कि फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। यही काम आप यहां पे बुला के रखिए, तो यहां पे नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह आप जगह जगह कभी यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, हर जगह पे इसके चारों तरफ आप सारी जगह पे अलग अलग जगह पर जब कंपास को रखते हैं और जिधर भी उसका नॉर्थ पोल अलाइन होता है, पॉइंट करता है, उस डायरेक्शन में आप एरो लगा देते हैं तो बहुत सारी एरो बन जाएंगी। तो ये इतनी सारी एरो बन जाएंगी। अब यहां देखिए ये एरो एक पैटर्न बना रही हैं। जो पैटर्न ये बन रहा है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। हर एक मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न होते हैं उनको बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि बार मैग्नेट के चारों तरफ आप अलग अलग पॉइंट्स पर एक कंपास ले लीजिए और उसको रखिए और उसकी जो कंपास की जो नॉर्थ वाली निडल है वो नॉर्थ पोल उसका जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उधर एरो लगाते चले जाइए। तो इस तरह के बहुत सारे एरोज आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की आपको दिख रही हैं। कुछ इस तरह की दिख रही होंगी, देखिए ध्यान से, ठीक है बेटा। तो ये एक नॉर्थ से निकल रही होंगी और सारी साउथ में एंटर कर रही होंगी, ठीक है। सारी लाइंस कहाँ निकल रही हैं, आपकी नॉर्थ से इमर्ज हो रही हैं इस तरह से और साउथ में ये एंटर कर रही हैं, ये इस तरह से। ये एक पैटर्न आपको नजर आएगा इसके बारे में, फील्ड्स के बारे में, फील्ड का पैटर्न, ठीक है। अब यही सारी चीज़ आप देखिए हॉर्स शू मैग्नेट में भी इस तरह की ये सब हमको नजर आ सकता है। ये ब्राइटनेस यहाँ क्यों शो कर रहा है, चलो ठीक है, वॉलपेपर में ही होगा ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हुई कि जो नॉर्थ से निकल के कहाँ एंटर हो रही हैं, साउथ में एंटर हो रही होंगी, ठीक है। ये देखिए आयरन वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक आयरन फाइलिंग्स अपने आप को कहाँ अरेंज कर रही हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है, पोल्स के नियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता चली कि फील्ड लाइंस रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइंस आर क्लोजेस्ट। हाँ, जहाँ पे लाइंस बहुत करीब हैं, देखिए यहाँ पे लाइंस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ तो और भी कम है। तो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे कम होगी, जहाँ पे लाइंस बहुत करीब करीब होंगी वहाँ पे फील्ड कैसी होगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन अपोजिट पोल इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। अच्छा, अपोजिट पोल्स के बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कौन सी होंगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए वो कैसी चलेंगी, अंदर ये वाली फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे चलती हैं ये इस तरह से, यूनिफॉर्म बिल्कुल ऐसे जा रही हैं निकल के, ये इनके बीच की डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर होगी। ये सब ऐसे जा रही होती है निकल के साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस जाती हैं वो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी आपकी, और मैग्नेट के बाहर जाएंगी तो वो नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। हाँ, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम दो साउथ पोल को करीब ले आए, दो सिमिलर पोल्स को या दो डिसिमिलर पोल्स को अगर पास लाते हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले हम नॉर्थ पोल को और एक दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को पास लेकर आए। आपको पता है नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर निकलती हैं, तो नॉर्थ पोल से ऐसे ऐसे बाहर निकलेंगी लाइंस, ये देखिए निकल रही हैं यहाँ से, और साउथ पोल में एंटर होती हैं, तो यही लाइंस क्या होंगी, साउथ पोल में जाके एंटर हो जाएंगी सामने वाले। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा फिगर, यानी अगर कोई अपोजिट पोल्स को आप पास में लाते हैं तो उनकी फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन अगर कोई सिमिलर पोल्स को आप पास में लाते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ दोनों के साथ में ले आए अगर आप, तो यहां से भी नॉर्थ पोल से जो है जो फील्ड की लाइंस है वो निकलती हैं बाहर की तरफ आउटवर्ड, और इस नॉर्थ से भी आउटवर्ड निकलेंगी, तो ये दोनों इस तरह से फिगर बनेगा आपको कुछ, और बीच में एक आपको नल पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जहां पे जो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये आयरन नेल के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि अगर आप आयरन नेल्स यहाँ पे आयरन की जो स्प्रिंकल है उसको जो आयरन का जो क्या बोलते हैं फाइलिंग्स हैं उनको अगर आप स्प्रिंकल करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये अपोजिट पोल्स के बीच में कैसा शेप लेती हैं और सिमिलर पोल्स के बीच में देखिए कैसा शेप लेती हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऐसा रीजन बीच में वाइट कलर का जहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट्स या नल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये देखिए न्यूट्रल पॉइंट्स,
न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? हम सब जानते हैं कि जो कंपास होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए काम में आता है। यानी कंपास को अगर आप लेकर चलते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिखा देता है कि नॉर्थ इधर है, साउथ दूसरे साइड में है। लेकिन कुछ पॉइंट अर्थ पे ऐसे होते हैं जहां पे कंपास काम करना बंद कर देता है। यानी कुछ ऐसा जादू होता है जहां पे कंपास आपको नॉर्थ साउथ की बजाय कुछ और डायरेक्शन दिखाने लगता है। ऐसे ही पॉइंट्स को हम न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। और वो पॉइंट्स अराइज कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। हम सब जानते हैं अर्थ क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट, एक बड़ा सा मैग्नेट है। ऐसा लगता है अर्थ की कोर में एक बार मैग्नेट बड़ा सा फिट है, ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसको जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। यानी मैग्नेट अपने आप को इस तरह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो ये मैग्नेट का भी नॉर्थ होता है और इधर ही अर्थ का नॉर्थ होता है। लेकिन अर्थ का जो नॉर्थ होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, डायरेक्शन वाला नॉर्थ होता है, जबकि मैग्नेट का जो नॉर्थ है वहां पे वो मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब हम सब जानते हैं अगर इसको लटकाया हमने और इसने अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसका क्या मतलब है? कोई भी मैग्नेट अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स है ना जो उसको मजबूर कर रहा है कि तुमको इसी डायरेक्शन में रुकना है, तुम किसी और डायरेक्शन में रुक नहीं सकते हो। जितना भी मर्जी हो आप हिला लीजिए, वो अल्टीमेटली आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा। यानी बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रुकने के लिए मजबूर है, इसका मतलब वहां पे कौन सा पोल है जो उसको खींच रहा होगा? बताएगा कोई? वहां पे कौन सा पोल है बेटा? साउथ पोल है। इसका मतलब वहां पे कोई मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट, उसका साउथ पोल इसको अपनी साइड पे खींच रहा है। सिमिलरली इस साउथ पोल को कौन खींच रहा होगा दूसरी साइड पे? नॉर्थ पोल खींच रहा होगा। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसी के पास में कौन सा मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट करता है? बोलिए। अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पे मैग्नेट का नॉर्थ आके रुक रहा है ना, तो वहां पे उसको कोई बड़े मैग्नेट का साउथ खींच रहा होगा। वो बड़ा मैग्नेट कौन है? अर्थ, ठीक है। हाँ, वो बड़ा मैग्नेट कौन है? अर्थ है। इसका मतलब यह है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ के अपोजिटली सिचुएटेड है या उसके सिमिलर बिल्कुल पैरेलली सिचुएटेड है? बताइए। अपोजिटली सिचुएटेड है। अच्छा, अगर पैरेलली सिचुएटेड होता तो क्या सिनेरियो होता अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते? हाँ, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाता हमें। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स पे। न्यूट्रल पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? पहले हम ये समझ गए कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक साउथ के पास में है और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास में है। इतना सबको क्लियर हो गया। और इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो फील्ड लाइंस भी उसी हिसाब से बनेंगी। यानी अगर ये नॉर्थ है तो ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल के जा रही होंगी साउथ की तरफ। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन, क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं ये सारी। अब आप खुद सोचिए, जब आप कंपास को लेकर कहीं पे भी निकल रहे हैं तो कंपास की भी अपनी एक फील्ड बनेगी। कंपास के अंदर भी मैग्नेट ही है ना, तो उसकी भी अपनी एक फील्ड बनेगी। जब वो फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तभी वो डायरेक्शन सारी हमें दिखती हैं, समझ में आता है। तो आइए देखते हैं कि इंटरेक्शन होता कैसे कैसे है। देखो, न्यूट्रल पॉइंट्स कहते किसको हैं, यहां पे देखिए बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। जब कभी भी ऐसा हो, दो मैग्नेट्स, एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हो और दूसरा उसी के पास में रखा हुआ मैग्नेट की फील्ड लाइंस अगर नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी उन दोनों की डायरेक्शंस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तब वहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स अराइज होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। यहां पे देखिए, हम यहां पे अर्थ जो है उसको एक बार मैग्नेट से रिसेंबल करते हुए उसको सबसे पहले हम यहां पे हमने पेपर पे उसकी फील्ड लाइंस बना ली हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए ये अर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब हम इसके पास कंपास ला रहे हैं। देखिए, आप कंपास को देखिए, कंपास अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन किए हुए है। अब जैसे जैसे आप कंपास को दूर लेकर जा रहे हैं, अभी भी उसी डायरेक्शन में है, उसी के इन्फ्लुएंस में है। अब देखिए अपनी डायरेक्शन कंपास ने चेंज करना स्टार्ट कर दिया एक सर्टेन डिस्टेंस पे। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, अभी तक वो वही डायरेक्शन दिखा रहा था उसके इन्फ्लुएंस की वजह से, नॉर्थ साउथ, लेकिन थोड़ा और दूर ले जाने की वजह से यहां पे ले गए हम। तो इस यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे उसने अपने आप को एक अलग ही डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा?
न्यूट्रल पॉइंट्स कहलाएगा। जहां पे वो न्यूट्रल हो गया, यानी वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अब इट इज नो लॉन्गर इन्फ्लुएंस्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब यहां पे भी देखिए, अब तक वो इन्फ्लुएंस में है, और दूर ले आए हम, ठीक है, और दूर लेकर जा रहे हैं इसको, तो हम और दूर लेकर जाएंगे, देखते रहिए। ये देखिए अब वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, ये देखिए अब वो बिल्कुल भी ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा बेटा? न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, हाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये न्यूट्रल पॉइंट तो हमने कब देखा? जब हम मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल को लेकर काम कर रहे थे, यानी यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम चल रहे थे। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले, इधर उधर की डायरेक्शन में, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये वर्टिकल वाला था, देखिए वर्टिकली अगर हम एक कंपास को लेते हैं, ये अर्थ, इसके बैकग्राउंड में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अब कंपास को अगर आप ऊपर रखेंगे, तो कंपास को अगर आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं, इस तरह से है मान लीजिए, तो कंपास का नॉर्थ साउथ अगर ऐसे आया, तो फील्ड्स कैसे जाएंगी? फील्ड आपको दिख रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में दिख रही है जाते हुए सबको, बोलिए हाँ। और ये फील्ड ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, दिख रही है, जबकि जो अर्थ है उसका नॉर्थ पोल यहां कहीं है ना, बोलो। अगर नॉर्थ पोल यहां कहीं है, नॉर्थ पोल यहां है, तो नॉर्थ पोल से जो लाइन निकल रही होंगी वो ऐसे निकलेंगी, बोलो। आप बताओ, ये लाइंस निकल के ऐसे जा रही हैं और इनकी लाइंस नीचे आ रही हैं, क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं? बोलो, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? तो ये यहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहां पे आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेगा। अच्छा, यही न्यूट्रल पॉइंट्स नीचे हमने देखा था, अब ऊपर भी हम यही चीज देख सकते हैं, ऊपर भी यही चीज होगी। ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेगा आपको। क्यों, कैसे मिलेगा? क्योंकि ये जो छोटा वाला मैग्नेट है, यानी जो कंपास का मैग्नेट है, उसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाके नीचे ऐसे निकल रही होंगी, जबकि यहीं पे देखेंगे आप, जो साउथ है उसकी फील्ड लाइंस बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ऊपर की तरफ भी। तो ये दो आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें कहां मिलेंगे हमें? फिर हम आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हम छोटे से बार मैग्नेट को एक बड़ा सा अर्थ मान लें, और फिर हम कंपास से देखें कि कहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे। अब साइडवेज देखने जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे, अभी तक वो उसी के इन्फ्लुएंस में है और शो कर रहा है। अब हम जैसे जैसे दूर लेकर जाएंगे, देखिएगा अभी, ये देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल भी अब उसके इन्फ्लुएंस में नहीं रह गया है, किसी और डायरेक्शन को दिखा रहा है। फिर से देखिए, अब जैसे आप दूर लेकर जाएंगे, ये अपनी ओरिजिनल अलाइनमेंट से दूर हट, मतलब छोड़ देगा उसको। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया है ये, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपको साइडवेज डायरेक्शन में भी न्यूट्रल पॉइंट्स मिल रहा है। यही दूसरे साइड भी मिलेगा आपको, अगर आप दूसरी साइड जाते हैं तो। देखिए ध्यान से इसको, जैसे जैसे आप इसको दूर लेकर जाएंगे, ये अपना अलाइनमेंट जो है वो छोड़ देगा, और बिल्कुल भी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में अपने आप को दिखाने लग जाएगा। तो जिस पॉइंट पे भी ऐसा करेगा, अपना अलाइनमेंट छोड़ेगा, वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट्स होगा। यानी वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो वहां पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। तो ये साइड वेज हमें न्यूट्रल पॉइंट ऐसे मिलेगा। ये देखिए, साइड वेज ऐसे मिलेंगे। यानी जब हमारा साउथ ऊपर था, नॉर्थ नीचे था, तो कैसा मिल रहा था? वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रहा था। अब हमारा साउथ नीचे है, नॉर्थ ऊपर है, यानी अर्थ का नॉर्थ और हमारा साउथ, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? नॉर्थ से लाइंस ऐसे निकल के जा रही हैं, और इधर देखिए नॉर्थ से लाइन नीचे की तरफ आ रही हैं। ये देखिए इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये यही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी। ये नीचे की तरफ आ रही हैं, यहाँ ऊपर से जा रहे हैं, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। यहाँ पे आपको नल पॉइंट्स या न्यूट्रल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। तो अर्थ के बारे में हमने देखा कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। अच्छा, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज सुनना, ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो ज्योग्राफिक पोल से कितना दूर हैं? कितना दूर हैं? करीब 1500 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है। इतने भी पास नहीं है, काफी ज्यादा दूर हैं।
तो ज्योग्राफिक पोल जो है वो क्या है, ज्योग्राफिक पोल्स को मिला के कौन सी एक्सिस बनती है बताओ, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनको मिलाते हैं तो कौन सी एक्सिस बनती है। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो भाई अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आया, अभी हमने सब्सटेंस के अंदर तो देखा, अच्छा बताओ सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आया, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, कोई बताएगा सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आया, बताया था अभी, और कोई बताएगा, थोड़ा सा और एक प्रिसाइज बताइए थोड़ा सा। हमने एक टर्म इस्तेमाल किया था मैग्नेटिक मोमेंट, भूल गए, याद है? हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है हर एक एटम का, उसकी वजह से सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म आता है। अच्छा एक और बात समझना, किसी पर्टिकुलर एटम में हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि पूरे सब्सटेंस के जब एटम्स को कलेक्टिवली देखा जा रहा हो तो हो सकता है उस पूरे सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म नहीं पाया जा रहा हो। ठीक है, जैसे क्रोमियम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो ऐसा नहीं है फिक्स हैं, यानी अभी जो हमें मैग्नेटिक पोल्स अर्थ के दिखते हैं ना, वो मैग्नेटिक पोल्स ऐसा नहीं है हमेशा से ऐसे ही थे, मैग्नेटिक पोल्स धीरे धीरे अपनी पोजीशन ओवर द टाइम बदलते रहते हैं, बल्कि ये कुछ 1000 ईयर्स के बाद अपनी पोजीशन को स्विच कर लेते हैं। इसका मतलब अगर हम सोचें कि आज से कुछ 1000 ईयर्स पहले मैग्नेटिक पोल्स कहां रहे होंगे, कोई बताएगा कहां रहे होंगे, यानी जहां पे आज उसका मैग्नेटिक साउथ है वहां पे कभी मैग्नेटिक नॉर्थ भी रहा होगा, है ना? तो वो ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्विच भी करते रहते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, इनका फायदा क्या है, जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सन से अर्थ की तरफ बहुत तेजी से आते हैं, स्पीड अप करते हैं, तो जो हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो हमें सेव करती है। इससे जो अर्थ से आते हैं, वो सन से जो चार्ज पार्टिकल बहुत अर्थ की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं, तो इनसे हमें बचाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती है पोल्स की तरफ, ऐसे पार्टिकल्स को पोल की तरफ वो डिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, ये सोलार विंड्स होती हैं, तो सोलार विंड्स को भी ये डिफ्लेक्ट कर देती है। अच्छा, जब ये पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करती है तो वो जाकर एटमॉस्फेयर से कोलिजन करते हैं और वहां पे एक ब्लू कलर की लाइट्स जो है वो ये ब्लू ग्रीन टाइप की लाइट्स बनती हैं, और इन लाइट्स को आपने अगेन ज्योग्राफी में शायद ये नाम सुना हो, ऑरोरा बोरियोलिस, सुना है किसी ने? हाँ, तो ये जो ऑरोरा बोरियोलिस होता है ये यही मैग्नेटिक फील्ड का ही इफेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड अगर अर्थ की नहीं होती तो ये भी चीज पॉसिबल नहीं थी, शायद लाइफ भी पॉसिबल ना होती। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होती तो सोलार विंड्स जो थी वो अर्थ में आकर सब बर्बाद कर देती। ठीक है, आप अर्थ पे जो है वो लाइफ को भी कहीं ना कहीं इमेजिन नहीं कर पाते कि उस लाइफ सर्वाइव कर पाती। ठीक है, तो यहां तक हमने एक चीज देख ली कि आखिर जो मैग्नेटिज्म है वो कहां से आया सब्सटेंस के अंदर। दो मैग्नेटिक सब्सटेंस, दो मैग्नेट एक दूसरे पे एक सर्टेन डिस्टेंस से किस तरह एक दूसरे पे फोर्स लगा पाते हैं, आखिर वो कौन सी चीज है बीच में जो उसमें हेल्पफुल होती है, कौन सी चीज है जो हेल्पफुल होती है, बताइए कौन सी चीज है जो दो मैग्नेट को एक सर्टेन डिस्टेंस से फोर्स लगाने में हेल्प करती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, या फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मंगवा दे यार, माइकल फैराडे। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पर, यानी जो मैग्नेटिज्म का पूरा हिस्ट्री है, जर्नी है, उस मैग्नेटिज्म की जर्नी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज अगर कोई हुई है तो वो अब शुरू हो रही है। ठीक है, क्या था? आप सब जानते हैं कि ये जो कंपास है वो क्या है, एक मैग्नेट ही है, मतलब मैग्नेट को ही डालकर कंपास को बनाया गया है ताकि हम नेविगेशन में हमें आसानी हो, डायरेक्शन को ढूंढने में आसानी हो। तो अगर आप कंपास के पास एक मैग्नेट लाते हैं, फिर से देखते हैं, अगर आप कंपास के पास एक मैग्नेट लाते हैं तो क्या होगा, वो कंपास को डिफ्लेक्ट कर पाएगा, बल्कि सिर्फ मैग्नेट ही है जो कंपास को डिफ्लेक्ट कर सकता है। क्या मैग्नेट के अलावा कोई और चीज भी डिफ्लेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चीज हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। यहां देखिए, जब हम एक मैग्नेट को कंपास निडल के पास लाते हैं तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखिए कितनी तेजी से होता है।
तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स व्हेनेवर इट इंटरेक्ट्स विद अनदर मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड तभी डिफ्लेक्ट होती है जब वो किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहां पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, किसी तरह का ना कोई बार मैग्नेट है ना कोई और मैग्नेट है। अब हम यहां पे एक वायर लेते हैं और एक बैटरी लेते हैं। जैसे ही इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, as soon as the current flows in the wire, then what will you see? You see a deflection in the compass needle. How is it possible? अभी हमने देखा था कि compass needle will only deflect in the presence of what? Another magnetic fields. Then here हमने यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखी है, फिर ऐसा कैसे हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? अब यहां पे जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत लोगों को चौंका दिया और सबसे पहले इनको चौंकाया। कौन है ये? कौन है ये बेटा? नाम सुना है इनका? नहीं सुना है? इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। 1820 में इन्होंने लैब में ये बैठे हुए थे और ऐसे ही और सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे एक कंपास रखा हुआ था, तो वायर भी था और बैटरी का यूज़ करके वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ काम कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे ही वो स्विच ऑन करते थे और स्विच ऑन करते ही करंट फ्लो होती थी, वैसे वो क्या देखते थे कि जो पास में रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास है उसकी निडल डिफ्लेक्ट होती थी, और जब वो स्विच बंद कर देते तो डिफ्लेक्शन रुक जाता था। जितनी टाइम्स, ठीक है, ये काम ये कर रहे थे, उतनी टाइम्स वो डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब ये चीज काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इतना सबको पता था कि एक मैग्नेटिक कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो सकती है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर यहां पे कोई मैग्नेट रखा होगा तभी वो डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन यहां पे तो कोई मैग्नेट रखा हुआ नहीं था, तो आखिर ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा था? ये क्यों नहीं चल रहा है? चलिए छोड़ते हैं, वो एक एनिमेशन बहुत अच्छा था, आपको दिखाना था, लेकिन वो समहाउ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। हाँ, अब इन्होंने देखा क्या यहाँ पे कि जैसे ही उस वायर में एक करंट फ्लो होती है तो पास में रखा हुआ जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी निडल डिफ्लेक्ट होती है, उसके अंदर कुछ हरकत होती है। तो अब एक जैसे ही उन्होंने वहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन कम हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक निडल अगर यहां पे डिफ्लेक्ट हो रही है तो ये जो वायर है वो जब उसके अंदर करंट फ्लो होती है तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? बोलो। मैग्नेट की तरह। ये वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और उस मैग्नेट की तरह बिहेव करने की वजह से इसके चारों तरफ क्या बन जाती है? बोलिए। यस, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और वही मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास निडल पे क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे वो करंट को इंक्रीज कर रहे थे वायर में, वैसे वैसे इसका डिफ्लेक्शन बहुत तेज हो रहा था। अच्छा, करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वायर में? कोई बताएगा? करंट को इंक्रीज करने का सिंपल तरीका है, वोल्टेज बढ़ा दीजिए। है? करंट को इंक्रीज करने का एक सिंपल तरीका है कि वोल्टेज बढ़ा दीजिए। आप एक सेल लगा रहे थे, मान लो 1.5 वोल्ट की, अब 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, तो आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट इंक्रीज करती जाएगी। तो जब उन्होंने करंट को इंक्रीज किया तो फील्ड भी इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई फील्ड? कैसे पता चला फील्ड इंक्रीज हो गई? हाँ, ज्यादा तेजी से डिफ्लेक्शन होने लगा, इसका मतलब फील्ड इंक्रीज हुई है। अच्छा, एक और चीज देखी उन्होंने कि जब इस कंपास को उठा के कहीं दूर ले गए, यहां पे ले गए, ठीक है, तो वहां पे डिफ्लेक्शन कम हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, हाँ, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उससे, वैसे वैसे फील्ड क्या हो जाती है? वीक होती चली जाएगी। ठीक है, देन फील्ड वीकेंस विद डिस्टेंस। ये दो चीजें याद रखिएगा। ठीक है, दो चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखिए यहां पे, इसको देखते हैं। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट, ये आपको ऑपरेटर्स बाहर भी मिल जाएगा मार्केट में। इसके अंदर आयरन फाइलिंग्स हैं और हमने कॉपर वायर को के चारों तरफ उनको रख रखा है।
ठीक है। अब इस कॉपर वायर को जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि आयरन फाइलिंग्स अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में जो है एडजस्ट कर लेंगी, ठीक है, अलाइन कर लेंगी, जैसा कि मैग्नेट में हो रहा था। याद होगा आप लोगों को, अभी हमने देखा था। यहां पे कोई मैग्नेट नहीं है बल्कि एक वायर रखा हुआ है, और उस वायर में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, अब देखिए यहां पे आपको एक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होती दिख रही है, बोलिए। आई एम श्योर सभी को दिख रही होंगी। आपको दिख रहा ना ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से, बोलो बेटा, ये ऐसे, ये तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक सर्कुलर वायर में फ्लो हो रही है। यहां से देखिए वायर सर्कुलर है ना, सर्कुलर वायर में फील्ड लाइंस को स्टडी करने के लिए ये देखा गया कि पहली चीज तो हम लोग देख चुके थे कि जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करते हैं फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जब हम दूरी बढ़ा देते हैं तो फील्ड वीक हो जाती है। और क्या था कि फील्ड लाइंस के पैटर्न को भी हमने यहां से निकाला कि फील्ड लाइंस जो करंट कैरिंग वायर होता है, एक सिंगल वायर में ये वायर है, इसमें फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है। भाई मैग्नेट में तो हमको पता है पैटर्न कैसा होता है, बताइए बार मैग्नेट में कैसा होता है पैटर्न, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी, ऐसा ही होता है ना, बोलिए। हाँ, तो इसमें पैटर्न कैसा होता है ये हम जानना चाह रहे थे। अच्छा, एक सिंगल वायर में पैटर्न कैसा होता है जब हम करंट पास कराते हैं, तो वो भी हम कैसे पता कर सकते हैं, कोई बताएगा? इस पैटर्न को हम कैसे पता कर सकते हैं इजीली, बताइए। टेंजेंट से भी इजी तरीका है, बताओ। हाँ बिल्कुल, कंपास निडल से हम लोग पता कर सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, इसके चारों तरफ अगर हम कंपास रखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कैसी है फील्ड लाइंस, सर्कुलर रिंग्स है, क्या आपको दिख रहा है? एक सर्कुलर रिंग्स बन रही है, और कैसी सर्कुलर रिंग्स हैं? हाँ, कॉन्सेंट्रिक। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे होते हैं, जिनका सेंटर एक होता है, कॉमन सेंटर होता है, ठीक है। तो इसमें सबका सेंटर कॉमन है, यानी एक गोल गोल आपको फील्ड लाइंस नजर आती हैं करंट कैरिंग वायर में, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से, जब भी इसमें करंट फ्लो होगी ये ऐसे, तो ये फील्ड लाइंस आपको कंसेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में दिखेंगी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए इसमें करंट इधर फ्लो हो रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, कोई बताएगा फील्ड लाइंस कैसी होंगी इसमें? सर्कल में होंगी। इसको निकालने का एक आसान तरीका है राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से देखना राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। देखो, अगर आप अपने राइट हैंड को लें, ध्यान से देखो, अगर आप अपने राइट हैंड को लें और ये मान लीजिए वायर है, इस वायर में मान लो ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो आप अपने राइट हैंड को ऐसे लीजिए कि उसके थंब की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन हो, यानी थंब करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो करंट ऊपर है तो थंब को हमने ऐसे ऊपर रख दिया। अब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए, अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए, यानी मुट्ठी को बंद कर लीजिए। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। एक बार फिर सुनिए कि आप एक कंडक्टर ले लिया आपने, उस कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे और अपनी फिंगर्स को, अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगी वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ जरा। ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे आ रही ना बेटा, ये ऐसे, तो ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर करंट अभी नीचे की तरफ फ्लो हो रही हो तो अब बताइए हम कैसे, ऐसे ही लेंगे या ऐसे लेंगे? नीचे करेंगे अंगूठे को, अब हम थंब को नीचे करेंगे। हाँ, अब ये ऐसे जाएगी, बोलिए। हाँ हाँ, अब ये क्लॉकवाइज। अब देखिए यहां ध्यान से इसी पिक्चर में कि यहां देखिए करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर जा रही है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, अगर मान लो करंट ऊपर फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक और तरीका है राइट हैंड रूल का, इसमें पाम रूल है, ठीक है। चलिए वो ज्यादा आसान तरीका था जो हमने बताया। देखिए इस तरह से हम इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता कर सकते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो हम क्या इसमें इस तरह से रखेंगे ना, ऐसे पकड़ेंगे इसको, बोलिए, ऐसे ऐसे जा रही होंगी।
हाँ, यानी क्या लग रहा है कि अंदर जा रही है या अंदर से बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस? बताओ बताओ, इसमें फील्ड लाइंस अंदर से बाहर निकल रही है ना? हाँ, अच्छा, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। अब जरा उधर वाले एरो पे चलते हैं। उधर वाले एरो के मुताबिक हम ऐसे रखेंगे। अब उधर वाले एरो में आपको क्या दिख रहा है? फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है या अंदर जा रही हैं? बताओ सोच के। कुछ इस तरह से होगी फील्ड लाइंस। अच्छा, यहां पे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, बेटा ध्यान से सुनना, ये और ये निकलकर सर्किल में पूरा फिर इधर से नीचे की तरफ अंदर जा रही हैं। यही चीज हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पे भी देखिए फील्ड लाइंस आपको बाहर निकलती दिख रही हैं। ये जो सर्किल है आपका, ये जो रिंग है, उस रिंग से फील्ड लाइंस बाहर, यहां से बाहर निकल रही हैं और यहां से नीचे से क्या जा रही हैं? अंदर जा रही हैं। यहां भी देखिए ऊपर से बाहर निकल रही हैं और फिर वो पूरा सर्किल लेकर नीचे से अंदर जा रही हैं। एक बात बताओ, कहीं पे भी इस रिंग में ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेट का पोल होगा ना, मैग्नेटिक पोल होगा साउथ और नॉर्थ, नहीं होगा? हाँ, अब बताओ इसका कौन सा ऊपर वाला हिस्सा कौन सा पोल होगा, नीचे वाला हिस्सा कौन सा पोल होगा? यानी इस रिंग का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा पोल होगा, नीचे वाला कैसा पोल होगा? बताइए। यानी ये रिंग, रीजन रीजन बताओ बेटा। सर बिकॉज़ सर नॉर्थ पोल में सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर नॉर्थ से साउथ डायरेक्ट होती है। हाँ, सही बताया इन्होंने। एक और बात ये याद रखनी है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, याद है, और साउथ में एंटर होती हैं, याद है। हाँ, तो बताओ यहां बाहर कहां निकल रही हैं, ऊपर या नीचे? तो ऊपर वाला क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला क्या बनेगा? साउथ पोल। कुछ ऐसे। ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। ये देखिए बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही लग रहा है, ये रिंग मैग्नेट एक बिल्कुल। देखिए उधर साइड में बार मैग्नेट बना हुआ है, वहां पे देखिए नॉर्थ से निकल रही हैं लाइंस और साउथ में एंटर हो रही हैं। यहां पे भी लाइंस जहां से बाहर निकल रही हैं उसको हम नॉर्थ मानेंगे और जहां से एंटर हो रही हैं, अंदर घुस रही हैं, वो साउथ हो गया। यही चीज हमने यहां देखी थी, याद है, कॉर्नर में। हाँ, अच्छा, अगर हम दो रिंग्स ले आए तो उन दोनों रिंग्स में इस तरह से कुछ पैटर्न दिख रहा होगा आसपास। हाँ, तो यहां पे आपको दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं कहीं क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। ये देखो, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दे नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस नहीं करती हैं। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एक दूसरे पे अलाइन हो जाती हैं। ये दो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अच्छा, पता है क्रॉस क्यों नहीं करती हैं? कोई बताएगा? चलो हम बताते हैं क्यों क्रॉस नहीं करती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अगर हम यहां पे कंपास रखते हैं, मान लो ये डायरेक्शन है, यहां पे अगर आप कंपास रखें तो एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। अब कंपास कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा? दो दिखाएगा क्या एक दिखाएगा? एक ही दिखाएगा ना। तो वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करेंगे तो वहां दो डायरेक्शन आ जाएंगी, तो कंपास के लिए मुसीबत हो जाएगी कौन सी दिखाएगा। तो वो हमेशा एक डायरेक्शन दिखाता है, इसका मतलब ये क्रॉस करती ही नहीं है। ये ऐसे एक दूसरे में अलाइंड हो जाती हैं। तो आप कितने भी रिंग्स इस तरह लगाते चले जाइए। देखिए 3 रिंग्स हमने लगा दी है, तो ये तीनों रिंग्स मिलकर सारे रिंग्स आपस में एक दूसरे को अलाइन कर लेंगे और फाइनली आपको कुछ इस तरह का एक सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। ये पूरी तरह एक बार मैग्नेट बन चुका है, जिसका ऊपर वाला पोल कैसा है? नॉर्थ, और नीचे वाला कैसा है? साउथ है। बोलो, क्लियर है? हाँ, अच्छा, ये जो मैग्नेट है ये रिंग से बना है, जो कि बिल्कुल पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो इसको ग्रीक में बोला जाता है सोलेनॉइड। सोलेन माने होता है पाइप, ऑइड्स माने होता है शेप। तो ये जो मैग्नेट हमने अभी बनाया है ये कैसा है? पाइप शेप का जैसा है, ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सोलेनॉइड। दूसरी चीज, इसको हमने करंट की मदद से बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया है ना, इसको करंट की मदद से बनाया है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब आप कोई मैग्नेट बनाते हैं तो वो कैसा मैग्नेट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है।
अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का परमानेंट मैग्नेट से क्या फायदा है, हमने क्यों बनाया? जब हमारे पास परमानेंट मैग्नेट था तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ क्यों गए? तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बनाया है बेटा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर हम जब चाहें जब एक स्विच ऑन करें और एक चीज मैग्नेट बन जाए, और जब हम चाहें स्विच ऑफ करें वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, ऐसा परमानेंट मैग्नेट के साथ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, अभी आपने देखा था कि जैसे ही करंट का स्विच ऑफ करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगी, और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट उसमें फ्लो करेगी तो वो अगेन मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज परमानेंट मैग्नेट पे ये है कि आप यहां पे इनके मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जब आपको यूज करना है तब आप इसको मैग्नेट बना लीजिए, जब आपको यूज नहीं करना है तब आप इसके मैग्नेटिज्म को स्विच ऑफ कर दीजिए, तो ये फौरन ही जैसे जैसे करंट उसमें कम होती चली जाएगी या बंद हो जाएगी तो ये डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहां पे क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए और भी काम किए जाते हैं कि मान लो और भी पावरफुल मैग्नेट बनाना है। वैसे भी ये बहुत पावरफुल मैग्नेट बनता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, लेकिन इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर जो स्पेस है ना भाई, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा स्पेस है, उस स्पेस में हम क्या करते हैं, आयरन की एक रॉड रख देते हैं। ठीक है, उस आयरन की रॉड रखने से क्या होता है, वो आयरन की रॉड को भी मैग्नेटाइज कर देता है, तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। तो उस आयरन की रॉड का मैग्नेटिज्म और इस जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है यानी सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म दोनों मिलकर दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कलेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो हम बीच में आयरन की रॉड रखते हैं ये सॉफ्ट आयरन की लेते हैं हमेशा। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन क्या होता है, सॉफ्ट का मतलब बहुत ज्यादा गद्दे की तरह, रुई की तरह सॉफ्ट नहीं होता है। सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि जो इजीली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर जो इजीली मैग्नेट बन जाए, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दें हम तो वो इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। यानी इस जो आयरन की रॉड है इसको हम जैसे ही इसके अंदर से निकालेंगे, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर से, वो वैसे फौरन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और जब इसके अंदर डालेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। यानी आप इसको क्यों ले रहे हैं, दो तरह का आयरन होता है ना, आप दूसरी तरह का आयरन क्यों नहीं ले, रॉट आयरन क्यों नहीं ले रहे हैं आप, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई और आयरन लेंगे सॉफ्ट आयरन के अलावा तो वो अंदर जाएगा तो मैग्नेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन जब आप करंट को बंद करेंगे तो वो करंट की बंद होने के साथ साथ खुद डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, वो मैग्नेटिज्म उसका परमानेंट बन जाएगा। तो आपको ऐसा मैग्नेट नहीं चाहिए जो परमानेंट बन जाए, वरना आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा आयरन का रॉड डालेंगे, यानी ऐसी सॉफ्ट आयरन लेते हैं जो करंट के ऑन होते ही अपने आप को मैग्नेट बना दे और करंट के ऑफ होते ही क्या हो जाए, खुद डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन लेने के पीछे का रीजन यही है। क्लियर है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हमने एक चीज अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहे हैं। हमने अभी देखा कि जब करंट किसी वायर में फ्लो होती है तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बेटा, बताइए कैसी होती है? हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह होती है। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह होती है। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड पास में रखे हुए एक मैग्नेट पे, एक कंपास पे फोर्स लगाती है या नहीं लगाती है? बिल्कुल लगाती है, उसको डिफ्लेक्ट करती है। अब एक बात बताओ, न्यूटन ने एक लॉ दिया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कोई बताएगा? सबने पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये भाई साहब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये पलट के इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा? लगाएगा। मतलब यह है कि जब वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास की मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाएगी तो इस कंपास की मैग्नेटिक फील्ड खाली बैठी रहेगी क्या? वो रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी, सही बात है। अब कैसे लगाएगी, उससे कौन सा बड़ा फिनोमिना जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है, और आज हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा उसने आसान बना दिया है कि आपके घर में फैंस हैं, एसी हैं, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मोटर यूज़ होता है, वो इसी से पॉसिबल हुआ है। कि ये वाला जो थॉट माइकल फैराडे आते हैं पिक्चर में, ये माइकल फैराडे की देन थी कि माइकल फैराडे ने सोचा कि जब एक मैग्नेटिक कंपास निडल एक
करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रहती है, मतलब करंट कैरिंग जो वायर है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड वहां से बनी है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट होती है, तो क्या एक मैग्नेट करंट कैरिंग वायर पे फोर्स नहीं लगा सकता? ठीक है, बिल्कुल लगा सकता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से। अब यहां पे देखिए, ये एक कंपास है और इस कंपास के चारों तरफ ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ टू साउथ जा रही होगी और यही मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम यहां पे इसके फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह बराबर नहीं है। आपको पता है ना, जैसे जैसे आप पोल से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी उससे कम यहां होगी। बोलो, सबसे ज्यादा यहां पे होगी। क्लियर है? अच्छा, यूनिफॉर्म नहीं है तो अगर ये कंडक्टर को मूव भी करेगी, उस पर फोर्स भी लगाएगी, तो वो भी अलग अलग स्ट्रेंथ का होगा ना, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। क्लियर है ना? बोलो भाई, अगर ये मैग्नेट पे यहां पे जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा कमजोर होगा, यहां पे जो लग रहा होगा इसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये वाली फील्ड जो इस पे फोर्स लगा रही होगी वो थोड़ा ज्यादा और स्ट्रांग होगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये फोर्स फील्ड पे जगह जगह वेरी करेगा ना। क्लियर है? तो अगर आप किसी मैग्नेट की फील्ड से किसी कंडक्टर को मूव कराना चाहते हैं रिएक्शन फोर्स की वजह से, तो आपको ये वेरिंग फील्ड लेनी पड़ेगी या आपको एक यूनिफॉर्म फील्ड लेनी पड़ेगी? बताओ। मान लीजिए आप मोटर बनाना चाहते हैं, सपोज करो आप चाहते हैं कि आप इस मैग्नेट की मदद से इस कंडक्टर को मूव कराएं। तो मान लो आप एक ऐसा मोटर बनाना चाहते हैं जो इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में मूव करे, तो क्या आप चाहेंगे कि वो मोटर ऐसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो? तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होगा तो क्या होगा कि वो कभी बहुत तेज चलने लगेगा, कभी बहुत स्लो हो जाएगा, कभी मीडियम स्पीड से चलेगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि जहां फोर्स बढ़ जाएगा वहां पे वो तेज चलेगा, जहां पे फोर्स कम हो जाएगा वो धीरे हो जाएगा। तो क्या ऐसे मोटर का कोई काम होगा? हाँ, तो आपको कैसी फील्ड में उसको रखना है जो एक जैसा फोर्स लगाए ना उसके ऊपर? यूनिफॉर्म फील्ड में रखना है। चलो देखते हैं ऐसी, ये देखिए यूनिफॉर्म फील्ड हम कैसे बना सकते हैं। एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लेते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट में क्या होगा, इस दो नॉर्थ साउथ के बीच में सब फील्ड कैसी होगी? एक जैसी होगी। परमानेंट मैग्नेट है तो एक जैसी फील्ड होगी। अब इस फील्ड में आप जब कोई कंडक्टर रखते हैं, देखिए हमने एक कंडक्टर रख दिया जो करंट कैरिंग था, अब ये फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। क्या है? करंट जितनी ज्यादा होगी इस कंडक्टर पे उतना ज्यादा ये कंडक्टर इस मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा और बदले में रिएक्शन फोर्स की तरह वो मैग्नेट भी उतना ही ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा? किस पे लगाएगा बेटा? कंडक्टर पे लगाएगा। ठीक है, यानी कंडक्टर में करंट जितनी ज्यादा देंगे आप उतना ज्यादा इसकी जो फील्ड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की वो उतनी स्ट्रांग होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट पे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी और बदले में रिएक्शन फोर्स की तरह वो जो मैग्नेट है वो भी उतना ज्यादा बदले में उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कंडक्टर पे। तो अगर आप चाहते हैं कि कंडक्टर बहुत तेजी से मूव करे तो आप करंट को बढ़ाइए तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, सबसे ज्यादा जो फोर्स होता है वो किस कंडीशन में लगता है? जब ये जो वायर है वो इस फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हो। देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे होने की वजह से ये सारी की सारी फील्ड लाइंस वायर से पास हो रही हैं और जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस वायर से पास होंगी उतना ज्यादा फील्ड जो वायर पे फोर्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जब वो 90 डिग्री पे रखा हो। अगर आप इसको किसी और डिग्री पे रखेंगे, मान लो हम ऐसे रख लेते हैं, अब देखिए यहां पे फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं, ये ऊपर वाली फील्ड लाइन यहां से पास नहीं हो रही, नीचे वाली नहीं हो रही है। तो आप जैसे जैसे इस एंगल को, ये जो एंगल है ये कम करते चले जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स जो मैग्नेट लगाएगा कंडक्टर पे वो भी कम होता चला जाएगा। अगला क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? तो फोर्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन इससे डिटरमाइन होगी। ठीक है, कैसे हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे आपने एक मैग्नेट को, यानी कि आप एक कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। उस कंडक्टर ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई करंट की वजह से और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेट पे फोर्स लगाना शुरू किया। अब किधर लगा रहा है? ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन भी है। ठीक है, ये जो फोर्स लगा रहा है कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो इसको इधर की तरफ, पीछे की तरफ धकेल रहा है। रिएक्शन फोर्स किधर होगा? वो उसको सामने की तरफ धकेलेगा।
ठीक है, तो ये इस तरह का एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह खोल लीजिए, जैसे यहां पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें आगे जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। अब यहां देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर है ना, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए हमने करंट की डायरेक्शन को ऊपर दिखा दिया। ये देखिए ये क्या दिखाएगी, ये वाली फिंगर क्या दिखाएगी, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ये ऊपर मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ कर लिया हमने, वो क्या दिखा रही है आपकी करंट की डायरेक्शन, और ये जो फोर फिंगर है वो दिखा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है। अब आपका जो थंब है, जो अंगूठा है, वो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना बोर्ड में, देखो ध्यान से, आपको थंब दिख नहीं रहा होगा, तो वो अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो फोर्स है वो कहां की तरफ लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। यानी ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर कंडक्टर, वो कहां लगा रहा है, अंदर की तरफ लगा रहा है, यानी इनसाइड उसको धक्का दे रहा है। तो बताइए बदले में रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, अलाउ करिए सर आउटवर्ड्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, आउटवर्ड बाहर की तरफ फेंकेगा इसको निकाल के वो, ठीक है। अब आइए सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि इस फिनोमेना पे हमने मोटर कैसे बनाया। जो हमारे घरों में जो मोटर लगा है, वॉशिंग मशीन में लगा है, फैन में लगा है, एसी में लगा है, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में लगा है, हर जगह जो मोटर है या टॉय कार्स में भी लगा होता है, वो कैसे बना और कैसे पॉसिबल हुआ, बहुत इजी तरीके से देखते हैं। आपको पता है दो पोल होते हैं एक मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि लाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक पोल देखिए रिपेल करते हैं, क्लियर है। अब अगर हम कुछ अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल रिपेल करेंगे। अब अगर हम देखो एक ऐसा कुछ करते हैं कि एक हम परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, और आपको पता है ना मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट में उसके अंदर का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो सेम अलाइंड होता है ना एक तरफ, तभी वो परमानेंट मैग्नेट है। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में हमने होल कर लिया और इसको हमने एक लोहे की रॉड में फंसा दिया, ठीक है। अब यहां बताओ उसके पास एक दूसरा मैग्नेट लेकर आए हम। अब जैसे ही उसके पास दूसरा मैग्नेट लाएंगे हम तो वो अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही लाइक पोल सामने आएंगे वो रिपेल करेंगे। देखो ये कैसे मूव करा रहा है, ये देखो, अच्छा ये चीज ध्यान दी तुम लोगों ने कि हमें बार बार मैग्नेट के पोल क्यों बदलने पड़ रहे हैं उधर, कोई बताएगा क्यों बदलने पड़ रहे हैं? हाँ यस शाबाश, रिपल्शन होगा तो मूवमेंट होगा, अदरवाइज अट्रैक्शन क्या करेगा, रोक लेगा वहीं पे ना। फिर से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमने जैसे ही इसको यहां पे रोलिंग मोशन में रखा, तो अब हम दूसरे मैग्नेट की हेल्प से इसको मूव करा सकते हैं, इस मैग्नेट को जिसको हमने रॉड के अंदर फंसा के रखा हुआ है। तो जैसे जैसे रिपल्शन हो रहा है तो इसको मजबूर कर रहा है मूव करने के लिए, ये देखो, और दूसरे वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो एक दूसरे मैग्नेट की हेल्प से हम इसको इजिली मूव करा पा रहे हैं, ठीक है। अब आओ आगे देखते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज। यही काम जो हम परमानेंट मैग्नेट से करा रहे थे, वही काम हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी करा सकते हैं। यहां देखिए हमने एक आयरन नेल ले ली, उसके चारों तरफ हमने वायर को रोल कर लिया। अच्छा बताओ ये वायर को रोल कर लिया तो क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया ना। अभी सोलेनॉइड देखा था, हाँ ये देखो सोलेनॉइड में जैसे ही करंट फ्लो करेगी वो नॉर्थ साउथ मैग्नेट के पोल बना लेगा जब तक करंट फ्लो करेगी। यस सर। हाँ, तो अब जैसे हमने पिछले वाले परमानेंट मैग्नेट में बीच में होल करके उसको एक आयरन रॉड से के बीच में फंसाया था, ऐसे ही हम यहां पे इसके साथ करते हैं। अभी देखिएगा, तो जब तक इसमें करंट फ्लो करेगी तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है, दिस विल नो लॉन्गर बी अ मैग्नेट।
अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, और इसके पोल्स को स्विच करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पोलैरिटी स्विच कर दीजिए वायर की। तो अब इसको अगर हम एक रॉड में यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट को हटा के अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को इसमें लगाते हैं और वायर से कनेक्ट करते ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। लेकिन अब अगर आप दूसरे मैग्नेट से इसको घुमाना चाहते हैं तो क्या डिस्टरबेंस है बीच में, बताओ? वायर उलझ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी डिस्टरबेंस क्या है? वायर की है। अब इस वायर की डिस्टरबेंस को कैसे सॉल्व किया जाए? या तो हम ऐसा करें, ऐसा कर सकते हैं ना, बार बार हम लोग हर हाफ साइकिल के बाद इसका वायर निकाल के इधर लगाएं, इसका उधर लगाएं, बार बार चेंज करें। क्या ये पॉसिबल है? बोलो, नहीं पॉसिबल है? तो चलो अभी हम देखेंगे उसके लिए क्या करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर हम जैसे एक साइड पे एक मैग्नेट रख के इसको घुमा रहे थे, ऐसा ही मैग्नेट अगर हम दूसरी साइड पे ले आए तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी ना? मतलब एक मैग्नेट हमने इधर से भी लगा दिया, अब वो दोनों तरफ से मजबूर कर रहा है। तो अब देखो इसी चीज को हम यहां पे रिप्लेस कर रहे हैं एक परमानेंट मैग्नेट से। ये देखिए, और बीच में हमने आर्मेचर लगा दिया, यानी बीच में जो हमने रॉड था उसको रिप्लेस कर दिया आर्मेचर से। ठीक है, अब ये दो मैग्नेट्स हैं जो उसको मजबूर कर रहे हैं घूमने पर। अगर हम बार बार वायर को स्विच कर सकें तो अब ये इजीली रोटेट कर सकता है। हाँ, तो अब हमारे आगे बस एक मुश्किल है कि इस वायर को हम कैसे बार बार रिप्लेस कर सकते हैं, कि बार बार उसका वायर जो है वो एक जगह से हट के दूसरी जगह स्विच होता रहे तो इसके रोटेशन में आसानी रहे। अब देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कम्यूटेटर, यानी स्प्लिट रिंग भी इसको बोलते हैं। इस कम्यूटेटर को हम यूज करते हैं। ये कम्यूटेटर जो है, यानी जो स्प्लिट रिंग है, ये इस आर्मेचर से, जो अंदर की जो आर्मेचर है उससे फिक्स्ड रहती है, और बाहर एक ब्रश हम इसमें लगा देते हैं, कार्बन ब्रश। वो कार्बन ब्रश इससे फिक्स नहीं होते हैं, बस इसके ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो वायर है वो कार्बन ब्रश में फिक्स होता है। अब देखो क्या होगा, जैसे ये मूव करेगा हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, ये वाला ब्रश इससे कनेक्ट हो जाएगा और जो वायर है वो अपने आप स्विच हो जाएगा, चेंज हो जाएगी पोलैरिटी। जैसे ही वो हाफ साइकिल मूव करेगा, हाफ साइकिल के बाद आपको जो वायर पहले स्विच करना पड़ता था, इधर से निकाल के उधर लगाना पड़ता था, अब क्या होगा, हर हाफ साइकिल के बाद वो ऑटोमेटिकली, देखो ये हाफ साइकिल के बाद, इतनी साइकिल पूरी करने के बाद क्या होगा, वो वायर अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां से इस हाफ साइकिल के बाद ये अपने आप वायर की पोलैरिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर ने हमारी ये मुश्किल आसान कर दी कि वायर को हम कैसे बार बार चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें करंट फ्लो कराई, और जैसे ही करंट फ्लो करेगी ये जो आर्मेचर है वो इट विल बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और हर हाफ साइकिल के बाद ये जो पोलैरिटी है वो अपने आप स्विच हो रही है। स्प्लिट रिंग की वजह से आधा साइकिल पूरा करने के बाद वो दूसरी साइड पे अलाइंड हो जाता है आके, और पोलैरिटी अपने आप स्विच हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाता है, जो साउथ था वो नॉर्थ बन जाता है हर हाफ साइकिल के बाद। देखिए, जो कि आपको जरूरी है बनाना, अदरवाइज वो मूवमेंट नहीं होगा। ये देखिए, जैसे ही पोलैरिटी चेंज हो रही है वैसे उसका मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सभी को ये? तो इस तरह हमारा डीसी मोटर बना। जो आज हम सारा मोटर यूज कर रहे हैं पंखों में, एसी में, जहां पर कहीं भी, ये डीसी मोटर ऐसे बना है और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है और बीच में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो लगातार घूमता रहता है। तो ये तो डीसी मोटर था जिसकी वर्किंग हमने देखी कि डीसी मोटर किन किन चीज़ों में यूजफुल है। और अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि ये तो हमने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन तुम लोगों को दिखाया है मोटर का,
जिसमें सिर्फ 2 स्प्लिट रिंग लगी हुई थी। लेकिन क्या होता है कि 2 से ज़्यादा भी आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स मोटर बनाना है, बहुत ज़्यादा हैवी मोटर बनाना है, तो उसमें जो आर्मेचर है वो बढ़ते चले जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको स्प्लिट रिंग भी बढ़ानी पड़ती हैं। देखो यहाँ पे हमने 2 आर्मेचर लगा दिए तो स्प्लिट रिंग 4 हो गई। इसी तरह से आप नंबर ऑफ आर्मेचर बढ़ाते चले जाइए, आपकी स्प्लिट रिंग भी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा पोलैरिटी को स्विच कराना पड़ेगा बार बार। ठीक है, बार बार आपको नॉर्थ साउथ, हर एक आर्मेचर का नॉर्थ साउथ चेंज होना जरूरी है। तो आप जितने ज्यादा आर्मेचर बढ़ाते चले जाएंगे, स्प्लिट रिंग को उतना ज्यादा आपको तोड़ना पड़ेगा बीच से, यानी उतनी ज्यादा आपको कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये देखिए, आप और ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाइए। देखिए स्प्लिट रिंग जो है वो, अगर आपने अपने पंखे के मोटर को देखा होगा अंदर से, तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब उसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे ये रॉड्स हैं, अब वायर का इस्तेमाल होने लगा है। कॉपर वायर की जो है वो अंदर भरे होते हैं, इनकी जगह पे वो कॉपर वायर की तरह यूज होता है वो। तो आर्मेचर का जो काम है वो कॉपर वायर करता है अब आजकल मोटर्स में। ये इस तरह से देखा होगा आपने मोटर को। हाँ, तो ये बेसिक प्रिंसिपल बेटा वही है इसका। ये देखिए कुछ पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे मोटर की। आजकल जो मोटर जिस तरह से बनते हैं, देखिए सब कॉपर वायर है अंदर, जो आर्मेचर का काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको हम बनाते हैं और फिर वो मोशन होती है अंदर। और यही कॉपर वायर जल जाता है तो मोटर बोलते हैं मोटर फूक गया है, मोटर जो है बेकार हो गया, खराब हो गया, फिर से उसको इसके अंदर वायर सब डाला जाता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं किसकी वजह से, कोई बताएगा? इतना पूरी कहानी आपने सुनी है, बताइए बेसिक कौन सी चीज है जो इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेट। हाँ, तो मैग्नेटिज्म की वजह से हम कितनी चीजें बना पाए हैं। और ये तो अभी हमने आपको दिखाया कि जो मोटर है, जो डीसी मोटर है, वो कैसे चलता है या उसका क्या प्रिंसिपल है। इससे बड़ा धमाका तो अब होने वाला है, जो मैग्नेटिज्म का यूज करके जो सबसे बड़ा धमाका माइकल फैराडे ने अब किया। वो क्या था? जैसे आपने देखा था स्टार्टिंग में कि जो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे वो क्या डिस्कवरी हुई थी, उससे कोई बताएगा? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से क्या डिस्कवरी हुई थी? अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। हाँ, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है तो उसके पास अगर कोई कंपास रख दीजिए आप, कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होने लगती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो माइकल फैराडे ने आके उससे क्या रिजल्ट निकाला था, बताओ? माइकल फैराडे ने क्या रिजल्ट निकाला था? हाँ बेटा, माइकल फैराडे ने यह रिजल्ट निकाला था ना कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पास रखे हुए मैग्नेटिक कंपास निडल को डिफ्लेक्ट करा सकता है, मूव करा सकता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से वो जो कंपास निडल पास में रखी हुई वो भी तो मैग्नेटिक वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगा सकती है। यही रिजल्ट निकाला था। और जिस रिजल्ट की वजह से हमारे सामने क्या आया, कौन सी बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ, अभी देखा हमने, क्या बना? मोटर बना। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर। अब एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी इसके बाद माइकल फैराडे ने की कि अगर हम, क्या अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप करंट में फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है ना। तो माइकल फैराडे ने सोचा कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है या नहीं है, यानी क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ये कितना बड़ा मतलब सोच थी, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा फैली नहीं थी, डीसी इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, यानी जिसको आज हम बैटरी में यूज करते हैं वो वाली इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा चल रही थी उस टाइम पे। जो एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, तो वो वाली इलेक्ट्रिसिटी उस तरह के पावर हाउस लगा रहे थे जो कि इतनी ज्यादा महंगी थी जिसकी हद नहीं। तो माइकल फैराडे ने सोचा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। और ये सोच है जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि आज जो हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची हुई है वो इस बंदे की सोच की वजह से ही है, कि जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हुआ, प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनी, और फिर उसके बाद डीसी करंट, और उसके बाद फिर एसी करंट का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने क्या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया हमें, कि हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या किया इन्होंने, कैसे बनाया इसको? जैसे डीसी मोटर कैसे बना कि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट
कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स की तरह। उसी तरह से इन्होंने ये बताया कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहला जनरेटर बना, डीसी जनरेटर जिसको हम कहते हैं, तो वो भी जनरेटर किसने बनाया था? माइकल फैराडे ने बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहला जनरेटर बनाया था, उसके बाद डीसी करंट आगे बढ़ी और फिर हमारे टेस्ला भाई साहब जो है वो पिक्चर में आते हैं और उन्होंने सारा एसी करंट के ऊपर सारा काम करना स्टार्ट किया और एसी करंट को कहां से कहां ऊंचाइयों पर ले गए। बताइए, जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलिए बेटा। तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ उसके बारे में देख लेते हैं। वैसे जब हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन जनरेटर में उन्होंने किया क्या, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो उन्होंने दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझो कि इन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट को लिया, ठीक है, उस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पे एक वायर लिया और उस वायर में इन्होंने क्या किया, एक बल्ब लगाया। ठीक है, इस तरह से। अब बैटरी नहीं लगाई, क्योंकि बैटरी का क्या काम, क्योंकि वो तो इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना चाहते थे। अब इन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को यहाँ रखा तो इस वायर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई, किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो वो बड़ी जल्दी मायूस हो गए कि अब लग रहा है ये कॉन्सेप्ट बेकार हो गया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उस जो मैग्नेट था यानी इनके पास, उस मैग्नेट को वहाँ से हटाया, और जैसे ही इन्होंने ये मैग्नेट को यहाँ से हटाकर यहाँ ले गए तो क्या देखा इन्होंने कि इस वायर में एक ब्लिंक देखा हल्का सा, यानी वायर हल्का सा जला, वो जो बल्ब है वो हल्का सा जला। ठीक है, अब यहां से इनको क्या समझ में आया, इनको ये समझ में आया कि जैसे ही हम मैग्नेट को इसके पास लाते हैं, ठीक है, यहां से यहां लेकर आए, तो फिर इसके अंदर एक हल्की सी रोशनी हुई, स्पार्क हुआ, और फिर यहां लाकर छोड़ दिया तो कोई स्पार्क नहीं है, सब बंद हो गया। ठीक है, यहां पे इन्होंने करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर भी लगाया, ताकि जिससे पता चले इनको कि ये जो डायरेक्शन है करंट उसके अंदर प्रोड्यूस हो भी रही है। गैल्वेनोमीटर का यूज किया ताकि पता चले कि करंट प्रोड्यूस हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो ये क्या करते थे, जब ये मैग्नेट को लाकर एक जगह रोक देते थे तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था, यानी बिल्कुल भी करंट का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जब इसको आगे पीछे करते थे, यानी पीछे ले गए तो उसकी सुई थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती थी, लेकिन जैसे ही जब आगे लाए, वो मतलब पीछे ले गए तो डिफ्लेक्ट हुआ, आगे लाए फिर डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन जब रोक देते तो डिफ्लेक्शन नहीं होता था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेट को, ये करंट कैरिंग वायर है और ये मैग्नेट है, अगर आप चाहते हैं इस वायर में करंट फ्लो हो, क्योंकि इसमें कोई बैटरी आपने नहीं लगाई है, आप तो मैग्नेटिज्म की मदद से करंट को जनरेट करना चाहते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप यहां पर लाकर इसको सिर्फ रख देते हैं तो फिर इसके अंदर कोई भी करंट जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको पीछे ले जाते हैं, फिर आगे लाते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं, फिर आगे लाते हैं, तो इसके अंदर करंट जनरेट हो रही थी। इसका क्या मतलब है बेटा, कोई बताएगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब यह है कि एक मूविंग मैग्नेट क्या जनरेट करेगा, मूविंग मैग्नेट क्या जनरेट करेगा, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, और मूविंग मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न क्या जनरेट करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी। यानी आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर मूव कराते हैं तो वो क्या बन जाएगी, वो क्या जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी। और सिर्फ मैग्नेट को ही मूव कराना जरूरी नहीं है, अगर आप मैग्नेट को रख दीजिए और इस वायर को मूव कराइए आगे पीछे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी? बोलिए, बनेगी। उन्होंने यह भी करके देखा कि खाली मैग्नेट को मूव कराने से ऐसा होता है, या मैग्नेट को रोक दें करंट कैरिंग कंडक्टर को, या खाली एक कंडक्टर को मूव कराएं आगे पीछे, क्योंकि करंट कैरिंग बोलना गलत है, क्योंकि करंट तो है नहीं उसमें, करंट तो तभी प्रोड्यूस होगी, आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी थोड़ी ना लगाई है उसमें। तो उस वायर को अगर हम आगे पीछे मूव कराते हैं तो भी यही फिनोमेना होता है, यानी आइदर यू मूव दिस मैग्नेट, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और यू मस्ट मूव your conductor forward or backward if you want to generate electricity with the help of magnetic field और magnetism। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था, जिसकी वजह से हम आज इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। जो डायनामो बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, वो यही फिनोमेना था। इससे एक कितनी बड़ी डिस्कवरी हुई और क्या चीज हमें पता चली, उसको हम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज है, सपोज करिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो यहां एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है,
ये चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ फील्ड होगी या नहीं होगी? बोलो, इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ फील्ड होगी या नहीं होगी? क्या बोलेंगे उस फील्ड को? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यहां पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, इस बंदे को ये फील्ड कैसी दिखेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? कैसी फील्ड होगी है उसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसी पॉइंट पे यहां से कोई इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है यहां से, सपोज करो ये भाई साहब यहां दौड़ते हुए आ रहे हैं इस टाइप पे। अच्छा, अगर ये दौड़ रहे होंगे तो इनको ये जो चार्ज है वो स्टैटिक दिखेगा या मूव करता हुआ दिखेगा? अगर आप चल रहे होते हैं, मतलब आप गाड़ी पे बैठे हैं, तो आपको आपका सराउंडिंग रुका हुआ लगता है या ऐसा लगता है पीछे जा रहा है, मूव कर रहा है? मूव कर रहा है। अच्छा, अगर ये मूव कर रहे हैं तो इनको ये जो रुका हुआ चार्ज है ये मूव करता हुआ दिखेगा या रुका हुआ दिखेगा? मूव करता हुआ दिखेगा। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही होगी या नहीं मूव कर रही होगी इनके लिए? बोलो, मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? यस, मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो यही स्टैटिक चार्ज को ये दूसरी तरह से देख रहे होंगे, इनको ये क्या दिख रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी। और उसी टाइम पे ये वाले भाई साहब जो नीचे खड़े हैं, इनको ये कैसी दिख रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। एट द सेम टाइम दो लोग हैं और एक ही चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो फील्ड बन रही है उसको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? हाँ, तो दोनों ही, बस किस पे डिपेंड करता है? देखने वाले की परसेप्शन पे डिपेंड करता है, वो कहां से चीजों को देख रहा है, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो चीजों को कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो वाली मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ठीक है, वो एक पर्सन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है और उसी टाइम पे दूसरे पर्सन के लिए क्या हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज का सेशन में किसी तरह का कोई डाउट हो किसी को? क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन आप अभी जिस क्लास में हैं, जिस स्टैंडर्ड में हैं, वहाँ उसके लिहाज से आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हुए। आप अब रेगुलर क्लास में ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ें जो है वो फिजिक्स में सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ही है, नेचर को एक्सप्लोर करने का नाम ही फिजिक्स है। तो आप जैसे अगर इस रेगुलर क्लास में जुड़ते हैं तो फिर आपको इस तरह की और भी जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को, इंटरेस्टिंग जो है वो एनिमेशन के थ्रू सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं अपनी क्लास में इस तरह की इमेजेस, एनिमेशंस, वीडियोज़ का बहुत यूज़ करता हूँ। और आपको इसी तरह से जैसे पैनल है या इस तरह के इंटरेक्टिव मीडियम के थ्रू ही क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी होंगी। तो ठीक है, कल आपकी दूसरी क्लास होगी, यानी कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, इसी टाइम पे 5:30 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और डे आफ्टर टुमारो आपकी मैथ्स की क्लास है। ठीक है, वैसे हमारे रेगुलर बैचेस जो हैं वो वेडनेसडे ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। आज से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, कल भी इंट्रोडक्टरी है। तो अगर आप लोग इसको डिसाइड करके जल्दी से एडमिशन्स लेते हैं तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से हमसे जुड़ सकेंगे। इसके अलावा हम लोग NTSC के बैच को भी स्टार्ट करने वाले हैं। एक स्पेशल बैच बन रहा है NTSC के लिए, जिसमें इस साल NTSC में जो बच्चे 10th में जाने वाले हैं, स्पेशली जिनके पास सिर्फ 8 या 6 महीने हैं, क्योंकि मिड दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, यही 2021 का जो दिसंबर आने वाला है, तो उसके लिए भी आप उस बैच में भी इनरोल हो सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे हमारे रेगुलर बैच के, उन्हीं को उसमें शामिल किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं इस साल में। और क्लासेस अगर ऑफलाइन नहीं भी होती हैं, ऑनलाइन चलती हैं, तब भी आपको बिल्कुल अनइंटरप्टेड फील मिलेगा। बिल्कुल ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील मिलने वाला है आप लोगों को। तो बिल्कुल भी उस तरह से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे टीचर्स की तरफ से, जैसे आज आपके फिजिक्स का लेक्चर हुआ है, आपको पसंद आया, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही अगर आपको बाकी लेक्चर्स भी अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल भी बाकी किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो कल के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। कल 5:30 पे आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।